नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमनिशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे अपनी परीक्षा के लिए, जो कि आपकी 15 जुलाई से आरंभ होने वाली है। तो इसी क्रम में मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के इकाई 3 में, जो बड़ा अंतिम टॉपिक है कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक क्या हैं। अभी हमने पिछली क्लास में पाठ्यक्रम स्थानांतरण के कौन कौन सी रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों के अंतर्गत प्रविधियों का अध्ययन किया था, और आज हम अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण की जो रणनीतियां हैं उनमें अब उसके निर्धारक कौन कौन से हैं। तो आज पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक की बात करेंगे हम। तो देखिए, पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक मतलब यह है कैसे कौन कौन से तत्व हैं जो पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक का काम करते हैं। तो इसमें आपके 4 हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है अधिगमकर्ता, तीसरा है विद्यालय और चौथा है समुदाय। ये चारों जो तत्व हैं, इन चारों का संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पाठ्यक्रम से होता है। तो इस तरह आज हम 2 का अध्ययन करेंगे। किसका? सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शिक्षक व पाठ्यक्रम का क्या संबंध है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आपके अधिगमकर्ता, जिसे हम छात्र कहते हैं, और पाठ्यक्रम का क्या संबंध है। ठीक है। तो देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण समझिएगा कि शिक्षक का पाठ्यक्रम से क्या संबंध है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, गर्मी आज बहुत ज्यादा है, देखिए, तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, विषय वस्तु के चयन व संगठन। नोट करते रहिएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों यानी शिक्षा क्या उद्देश्य है उनका निर्धारण करने में, विषय वस्तु के चयन व संगठन में, शिक्षण विधि व सहायक सामग्री के चयन तथा मूल्यांकन विधियों के निर्धारण। समझिएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में, विषय वस्तु के चयन में और संगठन में, तथा शिक्षण विधियों के निर्धारण में और शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में और मूल्यांकन विधियों के चयन में, यानी कौन कौन सी मूल्यांकन विधि होनी चाहिए, और अनेक चीजों शिक्षक से संबंधित हैं। ठीक है। इनमें शिक्षक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक शिक्षक ही जानता है कि कब, कैसे और कहां पे किन विषय वस्तु का, किन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना है, किन सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। ठीक है। तो यही बात है। अब देखिए, शिक्षक ऐसे सक्रिय प्रतिभागी होते हैं जो अपने विश्वास से, ठीक है, क्या किससे, जो अपने विश्वास से, व्यवहार से, ज्ञान व अनुभव के आधार पर कक्षा की वास्तविकता का निर्माण करते हैं और कक्षा को अपने में कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक ऐसा सक्रिय प्रतिभागी होता है जो अपने व्यवहार के द्वारा छात्रों का विश्वास जीत लेता है और अपने अनुभव के आधार पर कक्षा की वास्तविकता का निर्माण करता है। ठीक है। देखिए, नीति निर्माता जो होता है वह पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की वास्तविकताओं को नहीं जानता है। नीति निर्माता जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि ये जो आपका शिक्षक है यह कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये बात नहीं जानता है। तो यह बात कौन जानता है? यह बात जानता है आपका कौन? सिर्फ शिक्षक। शिक्षक को पता है कि छात्र कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, कब वे किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो यह सब बात किसको पता होती है? आपके शिक्षक को पता होती है। तो ये कहने का अर्थ यहाँ पे यही है कि जो शिक्षक है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें? कक्षा को कंट्रोल करने में और पाठ्यक्रम में। ठीक है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। देखिए, किसी भी पाठ्यक्रम के नवाचार, संशोधन, ठीक है, इनके लिए शिक्षक का दृष्टिकोण, शिक्षक की अवधारणा, शिक्षक का अनुभव को स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कोई भी नया पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो जो बना रहा है उसको तो कुछ नहीं पता है कि कक्षा में क्या होता है, कैसे होता है। उसको तो यही पता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सही सही बोलते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कैसे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मास्टर यहाँ पैसे से लिखता रहेगा और बच्चा जो है वो नीचे से भाग जाएगा, ब्रेंच के नीचे से। उसको ये नहीं पता होता है। ये सब किसको पता है? ये सब शिक्षक को पता है। इसीलिए कह रहा है कि शिक्षक ऐसे सक्रिय प्रतिभागी होते हैं जो अपने विश्वास, व्यवहार, ज्ञान व अनुभव के आधार पर कक्षा की वास्तविकता का निर्माण करते हैं, यानी क्लास को कंट्रोल करते हैं। और नीति निर्माता जो होता है पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की वास्तविकताओं की कल्पना नहीं कर सकता है, सिर्फ यह शिक्षक कर सकता है, क्योंकि शिक्षक जो है फेस टू फेस छात्रों से मिल रहा है।
ठीक है। इसलिए किसी भी पाठ्यक्रम में संशोधन या कोई भी शिक्षण नवाचार के बारे में सोचते हुए शिक्षक के अनुभव, शिक्षक के दृष्टिकोण और शिक्षक की अवधारणा को जरूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि शिक्षक की किन किन प्रत्यक्ष अनुभवों को हम शामिल करेंगे और क्यों शामिल करेंगे शिक्षक के अनुभव को। तो देखिए, उसे कुछ निम्नलिखित कारण हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, पहला है कि शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है, जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है। कहने का देखिए मतलब यह है कि शिक्षक एक जो होता है नाविक के समान होता है। जैसे नाविक को पता रहता है कि कहाँ पर जो जलधारा चल रही है, इसमें कहाँ पर ज़्यादा वेग है, कहाँ कम वेग है, कहाँ गहरा है, कहाँ उथला है, ठीक है, कहाँ चप्पू चलाना है, कहाँ मशीन को रोक देना है, जो इंजन चलता है, जो नाव है उसकी है। ठीक है, उसी तरह शिक्षक को पता रहता है कि कब बच्चों को हंसाना है, कब बच्चों को गंभीर मुद्दा उड़ाना है, कब खेल कराना है, कब मनोरंजक बातें करनी है। तो यह सब क्या होता है, शिक्षक को पता होता है। इसीलिए यह शिक्षकों के ज्ञान और अनुभव तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है, जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध हो सकती है। यानी शिक्षकों के अनुभव, शिक्षकों के ज्ञान और शिक्षकों के जो व्यावसायिक जो उनके पास अनुभव है, उनका क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। किसके समय, पाठ्यक्रम के नियोजन के समय। आगे देखिए, शिक्षक विद्यालय, छात्र तथा इनसे संबंधित अन्य पक्षों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। पाठ्यक्रम निर्माण की भागीदारी में अपनत्व की यह भावना विद्यालय के पर्यावरण को स्थायित्व एवं आवश्यक व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होती है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि शिक्षक विद्यालय, छात्र तथा इनसे संबंधित अन्य पक्षों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। शिक्षक ऐसा नहीं है कि बस आता है रुपया कमाने के लिए विद्यालय में, ठीक है, आया बैठा चेक किया चला गया, ऐसा नहीं है। शिक्षक जब आता है विद्यालय में तो वह भावनात्मक रूप से, ठीक है, आपसे जुड़ जाता है, बच्चों से जुड़ता है, उसके बाद विद्यालय से जुड़ता है, विद्यालय कर्मचारियों से जुड़ता है। ठीक है, तो वह जो उसका जुड़ाव होता है वह पाठ्यक्रम निर्माण की भागीदारी में क्या होता है, अपनत्व की भावना से प्रेरित हो जाता है वह। यानी कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है, तो शिक्षक भावनात्मक रूप से जब जुड़ा होता है विद्यालय से और छात्र से, तो वह पर्यावरण में होने वाली सभी घटनाओं को आवश्यक व्यवस्था प्रदान कैसे करना है, इन्हीं अनुभवों का भी उपयोग कहाँ कर सकता है, अपने पाठ्यक्रम की रणनीति में कर सकता है। आगे देखिए, तीसरा, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्ष में ही शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसका मतलब समझिए कि पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जो शिक्षक होता है वही कक्ष में वास्तविक कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। ठीक है, यह चीज आप समझ रहे होंगे कि वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी संबंध में एक कथन भी है, किसके द्वारा, क्रग महोदय के द्वारा। क्रग महोदय ने कहा कि शिक्षकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। किसके पास होता है, शिक्षकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। कहने का मतलब यह है कि क्रग महोदय भी मानते थे कि शिक्षकों के पास जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, वह पाठ्यक्रम विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो कि यहाँ भी बात कही जा रही है कि पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब कि जब बच्चा विद्यालय में आता है, छात्र विद्यालय में आता है, तो पूर्ण रूप से शिक्षक पर निर्भर हो जाता है। जब खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब गेट बंद होता है स्कूल का, तो जो बच्चा होता है वह पूरा ज्ञान अर्जन करने के लिए अपने शिक्षक पर ही डिपेंड हो जाता है। यही ये लाइन कह रही है। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षक व पाठ्यक्रम का घनिष्ठ संबंध होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि शिक्षक तो हो गया, अब हम बात करेंगे कि जो अधिगम करता होता है वह कैसे पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन देखिए गर्मी में भी आपके लिए लगे हुए हैं, सब थोड़ा सा ऑन कर दीजिएगा उसे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम करता होता है वह कैसे
पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगमकर्ता होता है, यानी कि देखिए अधिगमकर्ता का मतलब क्या है। अधिगमकर्ता का मतलब है कि लर्नर मतलब कि छात्र, जैसे कि आप हैं और हम हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम शिक्षक हो गए और आप क्या हैं, अधिगमकर्ता हो गए। ठीक है, तो यही बात है। हाँ, देखिए शिक्षक हो गया था तो हम कहेंगे अधिगमकर्ता, यहाँ पे लिखेंगे अधिगमकर्ता व पाठ्यक्रम। देखिए अधिगमकर्ता व पाठ्यक्रम, अगर इसकी बात की जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का विशेष स्थान होता है। जिस तरह शिक्षक का विशेष स्थान होता है, उसी तरह से आपके अधिगमकर्ता का भी विशेष स्थान होता है। यह प्रक्रिया तभी सफल हो पाती है जब पाठ्यक्रम विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में मदद करे। जब कोई पाठ्यक्रम विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में मदद करेगा ही नहीं, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, चारित्रिक, सर्वांगीण विकास जब तक नहीं करेगा कोई पाठ्यक्रम, तब तक वह पाठ्यक्रम सफल पाठ्यक्रम नहीं कहलाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, जो केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थी के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा समस्याओं को दूर करने में मदद करें। यानी कि ऐसे पाठ्यक्रम हो जो कि विद्यार्थी की समस्याओं को क्या करें, दूर करें, और विद्यार्थी को एक अच्छा जीवन वाला व्यक्तित्व प्रदान करें। ठीक है, तो अब हम देखिए बात करेंगे कि पाठ्यक्रम में अधिगमकर्ता कैसे प्रभावित करता है पाठ्यक्रम को। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे हम, तो देखिए जो प्रत्येक विद्यार्थी होता है वह विद्यार्थी जो अधिगमकर्ता भी कर सकते हैं या विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो प्रत्येक अधिगमकर्ता होता है या प्रत्येक विद्यार्थी होता है, उन सबकी रुचियां, सबकी आवश्यकताएं और सबकी क्षमता तथा सबकी योग्यता, ये सबकी अलग अलग होती हैं। इसलिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, यह ऐसा निर्माण किया जाना चाहिए कि जो अलग अलग भिन्न योग्यता, क्षमता वाले विद्यार्थी हैं, यह बिना किसी रुकावट के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो देखिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पे जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए वह ऐसा हो जिससे कि बालकों में भौतिक व मानसिक विकास क्रमशः होकर परिवर्तनशील रहते हैं। लेकिन क्रमशः मतलब यह है कि बालक में भौतिक व मानसिक विकास क्या होते हैं, क्रमशः होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, और परिवर्तनशील रहते हैं। और जब यह विकास होता है तो उनके धारणाओं में बदलाव होने लगता है। जैसे पहले छोटे जो बालक होते हैं वो लड़का लड़की साथ में खेलते हैं, थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो कहते हैं नहीं ये लड़का है, हम लड़की हैं, तो ये बच्चे अलग पढ़ते हैं, बच्चियां अलग पढ़ती हैं। ठीक है, बहुत सारे विभेद कर दिए जाते हैं थोड़ा बड़े होने पर, आप सभी जानते ही होंगे। तो यही कर रहा है कि बालकों में भौतिक व मानसिक विकास क्रमशः धीरे धीरे होते हैं और धीरे धीरे होकर क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। पूर्व प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, अब बात है प्राथमिक स्तर पे, इसमें सुवाच्य लेखन यानी सही लेखन पे, वर्तनी पे और अवबोध का ज्ञान, वर्तनी अवबोध का ज्ञान कराया जाता है किसको, आपके प्राथमिक स्तर के बालकों को। उसके बाद अब हम आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे। तो उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि बालकों की मनोस्थिति में बदलाव व संक्रमण का। देखिए प्राथमिक स्तर और आपके उच्च प्राथमिक स्तर में अंतर ये है कि प्राथमिक स्तर पर बालक छोटा होता है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह धीरे धीरे किशोरावस्था में आता है। इसलिए जो बालक होता है वह यह समझेंगे हम कि बालक आपके अब यौनावस्था को प्रारंभ करता है, अब उसमें कदम रखता है, इसलिए इसे संक्रमण काल कहा गया है। यानी कि न तो वह छोटा ही रहेगा न तो वह बड़ा ही रहेगा, वो उसके बीच का संक्रमित रहेगा। ठीक है, संक्रमित अवस्था में रहेगा। इसीलिए स्टर्ने हॉल ने भी कहा है कि जो आपकी युवा अवस्था होती है वह आंधी तूफान की अवस्था होती है, किशोरावस्था। ठीक है, तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे कि जो बालक है उसके जो मनस्थिति में जो बदलाव हो रहे हैं, जो संक्रमण काल की अवस्था में वह है, उसमें वह स्थिरता लाए। ठीक है, वह अपने हाव भाव व्यवहार में परिवर्तन करते हुए ऐसा परिवर्तन करे जो कि आगे उसे सफल बनाए।
आगे व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति के लिए सहायक ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए जो आगे व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति के लिए सहायक हो। तो इस तरह से यह आपका उच्च प्राथमिक स्तर और पूर्व प्राथमिक स्तर आता है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे विद्यालय और समुदाय पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।